हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है बायोलॉजी, थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ते हैं फिजिक्स और सैटरडे को पढ़ा जाता है केमिस्ट्री। इसके अलावा 2 सेशन मैं और लेता हूं जो दिन के 2 बजे रहते हैं, जिसमें ऑल स्टेट के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ज्योग्राफी का सेशन होता है सैटरडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन एक सेशन होता है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस के बारे में बात की थी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कल सैटरडे को ज्योग्राफी का भी एक सेशन आएगा। इसके अलावा एक और नई अपडेट है आप लोगों के लिए कि जो MPPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेंस का जो बैच है या मेंस के लिए एक तरीके का प्रोग्राम है, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। दिन के 3 बजे ये सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें भी आपको बहुत सारे जो मेंस के लिए आप लोगों की जो इंक्वायरीज आ रही थी कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो MP के लिए एक डेडिकेटेड सेशन 3 बजे से आज स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो सेशन है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन क्या पढ़ा जाता है, तो फिजिक्स का सेशन होता है आपका। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, और थर्सडे एंड फ्राइडे ये होता है फिजिक्स का सेशन। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को दिन पढ़ेंगे फिजिक्स, लेकिन कल का जो सेशन था वो हेल्थ इश्यूज के कारण मैं नहीं ले पाया था, तो आज जो है आज हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, केपलर्स लॉ। तो ये केपलर्स लॉ क्या है इसको अच्छे से देखेंगे। कल सैटरडे, कल केमिस्ट्री का सेशन सुबह मिलेगा आपको, और दिन के 2 बजे जो है ज्योग्राफी का सेशन मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है। इसके अलावा जो आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वो है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ का थोड़ा सा मैं बेसिक पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर शुरू करूंगा सेशन। तो आप पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो भाई जो ग्रेविटेशन है वो जिस बेसिस पर बनाया गया है वो है केपलर्स के लॉ। मतलब केपलर्स ने सबसे पहले ये लॉ कब दे दिए थे, 1609 से 1618 के बीच में दिए थे। और ग्रेविटेशन का जो लॉ था वो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया है। और न्यूटन का जो लॉ फ्रेम हुआ है ग्रेविटेशन का, ये हुआ था कब, 1687 में। तो न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया, ये आपने फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, नहीं पढ़ा होगा तो अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ही जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा आपको, इसमें G ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। तो ये लॉ जो बनता है वो किस बेसिस पर बना, तो केपलर्स ने जो स्टडी करी वो एक बहुत बड़ा बेस का काम किया, किसके लिए, न्यूटन्स को ग्रेविटेशन लॉ देने के लिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़ते हैं, स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीजों के पीछे एक व्यक्ति ने काम किया था जिनका नाम क्या था, केपलर्स। और केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे किसके ऊपर, तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर बात हुई थी। प्लैनेटरी मोशंस का मतलब ग्रहों की गति। तो हम ग्रहों की गति पर बात करेंगे, किसके नियम के लिए, तो केपलर ने जो नियम दिए ग्रहों की गति पे, उस पर जो बात होती है केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे होता है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पिछले सेशन में जो मैंने बायोलॉजी पढ़ाया था, जिसमें हमने प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था, तो वहाँ के कुछ MCQ जो है मैंने दिए थे। तो कुछ बच्चों ने उसके आंसर्स दिए थे, कुछ ने नहीं दिए थे, कुछ ने गलत भी दिए थे। तो उसको देख लेंगे पहले, और उसके बाद ये सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF चाहिए या कोई भी तरह का डाउट है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो UPSC का फाउंडेशन लाइव बैच है, ये लाइव बैच एक हमारा काफी, आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा था तो सक्सेस रहा है। उसके बाद सेकंड जो है लाइव जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो मॉर्निंग बैच रहेगा। अभी एक इवनिंग बैच है और एक मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 18,999 का। 11 जुलाई तक ये जो है ऑफर वैलिड है। शुरू करेंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि एल्गे इज द एग्जाम्पल ऑफ, एल्गे क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। और शैवाल किसका उदाहरण है, तो शैवाल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो होते हैं प्लांट्स के अंदर हमने 2 कैटेगरीज देखी थी। एक जो देखा था, एक था क्रिप्टोगैमे और एक फेनेरोगैमे। जो एक अपुष्पोभिद था, एक पुष्पोभिद था। और उसी के अंदर मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
और थर्ड आपका था टेरिडोफाइटा। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ा था आपने। तो उसमें थैलोफाइटा के अंदर हमने 3 कैटेगरी और देखी थी, जिसमें हमने एल्गे, फंगस और थर्ड हमने लाइकन की बात की थी। ये 3 चीजें मैंने आपको उसमें बताई हुई थी। तो देखा जाए तो थैलोफाइटा के अंदर ही एल्गे आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। तो थैलोफाइटा एल्गे है, शैवाल का उदाहरण है। तो पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा, तो ये आंसर आपको बन जाएगा। ये वाला आंसर मोस्टली बच्चों ने सही दिया था। इसके बाद पूछा था मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब निम्नलिखित में किसके पास कोशिका भित्ति होती है और प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो याद करिए, मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को विभाजित किया था। तो ऑर्गेनिजम्स को हम चेक करते हैं क्या उनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप है या नहीं है, मतलब उनका केंद्रक विकसित है या नहीं। तो अगर जिसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है उसको क्या कहते थे? उसको कह देते हैं यूकैरियोट्स, और जिनके पास नहीं होता है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तो इसी में मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक कैटेगरी आ जाती है जिसको क्या कहा जाता है? मोनेरा। और यूकैरियोट्स में चेक किया जाता है कि क्या वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, या आपका बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है। ये हमने बात की थी। अगर वो एक कोशिकीय है तो उसको नाम दे देते हैं क्या? प्रोटिस्टा। और उसके बाद अगर वो बहुकोशिकीय है, वो अगर मल्टी सेलर है, तो उसमें चेक करते हैं उसके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, मतलब नो सेल वॉल या सेल वॉल। तो नो सेल वॉल में आ जाता है एनिमल्स या एनिमेलिया, मतलब जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहां पर हमने बात करी थी किसकी? जिनके पास सेल वॉल होता है। तो देखा जाए तो सेल वॉल किसके पास होता है? तो सेल वॉल जो है, इसमें भी हमने बात की थी, एक ऐसी कैटेगरी होती है जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, मतलब एक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, एक फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो सेल वॉल जिनके पास होता है और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो होते हैं फंगस, मतलब कवक, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो होते हैं प्लांटे, मतलब पादप। तो बेसिकली हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके पास क्या हो? सेल वॉल भी हो, कोशिका भित्ति भी हो, और वो प्रकाश संश्लेषण कर भी सकता हो। तो क्या वो मोनेरा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप ही नहीं है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे या मोनेरा की बात करेंगे, दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या बात हो जा रही है? ये तो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर के पास सेल वॉल होता है। तो मल्टी सेलुलर में अगर हम देखें तो फंगस के पास सेल वॉल तो है। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो आप सबको पता है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दे दी गई है कि फोटोसिंथेसिस भी करना चाहिए। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है? तो ये भी नहीं कर पाता। तो क्या करेगा? प्लांटे करेगा, प्लांटी, या फिर इसी को पादप कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये ध्यान से लगा लेना इसका आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा था मैंने, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस। तो जिम्नोस्पर्म्स का देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जो नग्न बीज डेवलप करते हैं, मतलब इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब इनके बीज आपको बाहर ही नजर आ जाएंगे इन पेड़ों पर। इसके अलावा बीज होते हैं तो इनके फ्रूट्स भी होते हैं। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब ये एम्ब्रो भी डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो है, अगर नहीं, इसमें जो है एक चेंज करेंगे, यहां पे जिम्नोस्पर्म देख लीजिए, सीड्स जो परफॉर्म कर सकते हैं, सीड्स जो बना सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो इनके जो बीज होते हैं वो ढके हुए होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं।
इसके अलावा जिम्नोस्पर्म का जो होता है, इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, इनके सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा इसके अंदर ही दो तरह की कैटेगरीज मैंने आपको और बताई थी, जिनको कहा जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट। मतलब इनके जो है द्विबीजी और एकल बीजी भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे पूछा है कि जिम्नो क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, तो देखा जाए तो नेकेड सीड्स तो ये करते ही हैं, सबसे पहली कैटेगरी इनके पास ये होती ही है। इसके अलावा वस्कुलर सिस्टम तो इनके पास होगा ही, जैसा मैंने कल आपको भी बताया था, प्लांट्स में भी बताया था कि सबसे पहले हम प्लांट्स पे चेक क्या करते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है कि नहीं, इनके शरीर कैसा विभाजित है कि नहीं। जिसमें विभाजित नहीं होता है उसको हम सबसे पहली कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसको थैलोफाइटा कहते हैं। फिर ब्रायोफाइटा देखा था, टेरिडोफाइटा देखा था। तो भाई वस्कुलर सिस्टम तो होता है ना जिम्नोस्पर्म में, मतलब इनके अंदर संवहन प्रणाली होती है। तो संवहन प्रणाली जिसमें पाई जाए वो है जिम्नोस्पर्म। ये एम्ब्रो डेवलप भी करते हैं, एक भ्रूण भी डेवलप करते हैं, लेकिन ये फल नहीं डेवलप करते हैं, ये फ्रूट्स नहीं डेवलप करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो फ्रूट्स डेवलप नहीं करते हैं, ये एक चीज याद रख लेंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, फ्रूट्स होगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा किसके पे बेस्ड है, कैप्लर्स के लॉ पे बेस्ड है। तो हम देखेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस को, मतलब किसकी, तो ग्रहों की गति पर बात होगी, ग्रहों की गति, ठीक है। तो कैप्लर का जो नियम था वो किस पर आधारित था, ग्रहों की गति पर आधारित था। इसको ध्यान से देख लीजिए। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है ये कि ग्रह किस तरीके से घूमते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में एक व्यक्ति बता रहा है, जिसका नाम क्या है, जोहान्स कैप्लर। और इन्होंने कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। इन लॉ के बेस पर बाद में चलकर न्यूटन जो है, आइजैक न्यूटन, कुछ लॉज बनाते हैं और हम ग्रेविटेशन की प्रॉपर स्टडी कर पाते हैं। ग्रेविटेशन मतलब हम गुरुत्वाकर्षण जो है उसके ऊपर आज जो बात कर पाते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल किसका रहा है, कैप्लर्स का रहा है। तो कैप्लर्स ने क्या किया है देखते हैं। तो जोहान्स कैप्लर वाज अ 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planets around the sun। कि मतलब जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं, उसके ऊपर किसने लॉ दिया था, जोहान्स कैप्लर ने दिया था। कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। तो देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, जोहान्स कैप्लर ने 16वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री थे। ये वैसे कहां से बिलोंग करते थे, तो जर्मनी से बिलोंग करते थे। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, और जिन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति को नियंत्रित करने वाले 3 नियमों की स्थापना करी। तो इन्होंने कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जिनको समझने के बाद किस पर बात की गई, आपका ग्रेविटेशन पर बात की गई है। तो 1687 में अगर हम बात करेंगे, इनका जो लॉ आया वो कब आया, 16th सेंचुरी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था 1609 से 1618 के बीच में। और न्यूटन ने जो लॉ दिया 1687 में दिया। तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ, इन लॉ के कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने के बाद फ्रेम किया गया था। तो इनके 3 लॉ हैं, जिसमें सबसे पहला जो लॉ होता है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा होता है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, और तीसरा लॉ होता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये तीनों ही चीजें समझेंगे हम। अभी तो जो है बहुत बेसिक सी बात है, ऑर्बिट मतलब कि जो भी उसकी कक्ष होती है, तो कक्ष का नियम है। दूसरा इक्वल एरियाज मतलब समान क्षेत्रफल का नियम, और उसका जो समय काल होता है उसकी बात की जाती है। तो आ जाएंगे आपको अच्छे से समझने, बस ध्यान से आखिरी तक देखिए। तो किसकी बात हो रही है, जोहान्स कैप्लर की हो रही है। कौन सी सेंचुरी में बात करी इन्होंने, 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में करी। क्या बात करी, दीज आर नोन एज कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और यही तीनों लॉ को क्या बोल दिया जाता है, ग्रहों की गति के कैप्लर के नियम के रूप में जाना जाता है। और दीज लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स लाइक द मून अराउंड द प्लैनेट लाइक द अर्थ। और ये नियम पृथ्वी जैसे ग्रहों के चारों ओर चंद्रमा जैसे उपग्रहों की गति का भी वर्णन करते हैं। मतलब इनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है प्लैनेट्स के आसपास घूमने वाले, या सूर्य के आसपास जो अलग अलग प्लैनेट्स घूमते हैं, जिसमें चाहे आप वीनस की बात कर लें, चाहे आप अर्थ की बात कर लें, पृथ्वी की बात कर लें, शुक्र ग्रह की बात कर लें, मंगल ग्रह की बात कर लें, बृहस्पति की बात कर लें, मतलब मरकरी की बात कर लें,
तो ये सारे जितने भी आप अलग अलग प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, ये प्लैनेट किस तरह से मूव कर रहे हैं इसके बेसिस पर, या इन प्लैनेट्स के अराउंड, जैसे पृथ्वी के आसपास क्या है तो मून है, तो इस मून का मूवमेंट को भी समझने के लिए हम इस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो इन्हें ग्रह की गति के केपलर के नियम के रूप में भी जाना जाता है, और ये नियम पृथ्वी जैसे ग्रहों के चारों ओर और चंद्रमा जैसे उपग्रहों की गति का भी वर्णन कर सकते हैं। तो मतलब इससे आप सैटेलाइट्स की भी स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ प्लैनेट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमी में जो केपलर्स के लॉ हैं वो जो है 3 साइंटिफिक लॉ हैं, जो कि आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन की भी बात करते हैं। और खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति के केपलर के नियम सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का वर्णन करने वाले 3 वैज्ञानिक नियम हैं। तो ये 3 वैज्ञानिक नियम जो है, 3 लॉज जो है, मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज और लॉ ऑफ पीरियड्स, ये जो है हमको डिस्कस करना है। तो शुरू करेंगे हम, और इससे क्या फायदा हुआ इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो केपलर के नियम ने हमें फायदा क्या दिया, तो केपलर का नियम जो है उसने एक चीज क्लियर करी। उसने क्या किया, सबसे पहले जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक से हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की तरफ बढ़े। अब ये क्या मतलब होता है, तो पहले माना जाता था कि भाई पृथ्वी जो है ये क्या है, केंद्र में है, इसको ही कहा जाता है जियोसेंट्रिक। सेंटर का मतलब केंद्र, जियो का मतलब अर्थ। तो पहले माना जाता था कि भाई अर्थ जो है बीच में, इसके आसपास सन घूम रहा है या दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी से हम एक्चुअल सेंस पे पहुंचे कि भाई एक्चुअल में क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी काम करती है। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और सारे ग्रह जो हैं वो उसके आसपास क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक पूरा रोटेशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं उसके आसपास। और ये रेवोल्यूशन जो पाथ में हो रहा है वो कैसा पाथ है, ओवल या फिर एलिप्स पाथ है, मतलब एक अंडाकार आकार का जो कक्ष है उसके आसपास घूम रहे हैं। और इसमें जो है हम जो ये डिस्टेंस नापते हैं, इसमें एक चीज यूज करते हैं AU का। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है लगभग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं। तो हम जो भी अंदाजा लगाते हैं वो इन्हीं किलोमीटर के आधार पर लगाते हैं। तो जो केपलर ने नियम दिए उन्होंने कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है, कोई भी ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहा है, तो उसका जो कक्ष है वो कैसा होगा, उस पर नियम दिया। दूसरा जो नियम था कि उसका कितना क्षेत्रफल जो है वो तय करेगा, कितना एरिया वो जो है कवर करता है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज जो पढ़ते हैं हम। और तीसरा उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए केपलर्स ने बहुत अच्छे से लॉ दिए, और उन लॉ के बेसिस पर आज हम बहुत सारी स्टडी कर पाते हैं। और उसके बाद न्यूटन ने भी इसी बेसिस पर अपने जो है लॉ दिए। फिर सैटेलाइट्स आज हम पढ़ रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक उपग्रह तो हमारे पास एक ही है चंद्रमा, लेकिन अगर हम बात करें जो आपका आर्टिफिशियल है, कृत्रिम उपग्रह हैं, कितने सारे कृत्रिम उपग्रह हैं। इनसेट भी भेज के रखा है हमने बहुत सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भेज के रखा हुआ है। तो वो भी किस बेसिस पर हम बात करते हैं, तो केपलर ने एक बेसिक जो बोला जाए फाउंडेशन क्रिएट किया, जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के लिए भी काम आया, और इसके बेसिस पर ही आगे चलकर हमें ग्रेविटेशन पढ़ने में भी मदद मिली। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसलिए जितना आपके लिए ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही केपलर्स के लॉ भी इंपॉर्टेंट है, केपलर के नियम भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के रहने वाले थे केपलर, तो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें प्लैनेट्स के बारे में बताई। तो एक एक करके इनके नियम्स को देखते हैं। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, मैं आपको पहले ही बताया था, इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है, कक्षाओं का नियम या फिर अक्षों का नियम कहा जाएगा इसको। फिर केपलर का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वल एरिया, समान क्षेत्रफल का नियम। और जो थर्ड लॉ है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स, अवधियों का नियम, पीरियड्स का नियम। ये 3 जो है लॉ हमको ध्यान से समझने हैं। तो देखा जाए तो पहला लॉ जो है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स का मतलब क्या है भाई, कक्षा है। इस कक्षा में कहीं ना कहीं क्या होगा, सन होगा, और सन ही हमेशा फोकस में रहेगा, सन ही हमेशा इसके केंद्र में माना जाएगा। और इसके अराउंड जो है कोई ग्रह जो है मूव कर रहा होगा, कभी वो ग्रह इसके पास आएगा, कभी ग्रह वो उससे दूर हो जाएगा। तो एक पोजीशन जब दूर हो जाएगा तो इसी को कहा जाएगा एपीहीलियन, और एक होगी पेरीहीलियन।
मतलब इन्हीं को बोला जाता है अपसौर और उपसौर। इसको भी समझेंगे कि ये क्या होता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो AU होता है। ये आपका ऑर्बिट जो होता है, इनकी कक्षाएं कैसी होती हैं? इनकी कक्षाएं इलिप्स होती हैं, अंडाकार होती हैं या ओवल शेप की होती हैं। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि विच इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स मोशंस। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ मोशंस, ऐसे आपको 4-5 ऑप्शंस देंगे तो आपको पहचानना होगा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को देख लेते हैं। तो जो केपलर का पहला नियम है उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी जो प्लैनेट है उसके फोकस में क्या है? सन है। मतलब ये कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहा है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब कि कौन केंद्र में है? तो सूर्य का केंद्र में होना इस थ्योरी का जो है सबसे पहला जो है उदाहरण है, या इसी ने प्रूफ किया कि भाई सन जो है वो बीच में है, उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो ये जो केपलर्स का लॉ था उसके हिसाब से जो फोकस है उस फोकस पे कौन रहेगा? उस फोकस पे सन रहेगा। और इसने क्या कह दिया कि भाई ये एक ऑर्बिट्स का है और ये ऑर्बिट कैसी होगी? ओवल होगी या फिर आपका एलिप्स होगी, अंडाकार जिसको कहा जाता है। तो पहले में यही बताया गया कि कोई भी प्लैनेट अर्थ के सन के अराउंड मूव करेगा तो वो इलिप्टिकल पाथ या ओवल पाथ में मूव करेगा, और इसमें जो फोकस पे है वो क्या रहेगा? हमेशा सन ही रहेगा। इसी को कहा जाता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो किसके मूव अराउंड करते हैं? सन के मूव अराउंड करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ठप्पा लगा देते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पर, मतलब कि सूर्य केंद्र पर है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये पाथ कैसा होगा, ये कक्षाएं कैसी होंगी? हमेशा अंडाकार होंगी, हमेशा इलिप्स होंगी, ओवल होंगी। सन कहां पे होगा? हमेशा फोकस पे होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसमें क्या होता है कि कभी ग्रह जो है दूर होता है, कभी ग्रह पास में आ जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको भी देख लीजिए। अब देखा जाए तो भाई सन है यहाँ पे, अब सन के कभी हम पास में हैं, कभी सन से हम काफी दूर हैं। तो देखा जाए तो इसी पर आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमने लिखा हुआ है कि जब यहां पर एक पोजीशन है, जनवरी में अगर हम बात करें तो जनवरी में क्या होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है? ठंड होती है। तो उस समय क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 147 मिलियन किलोमीटर की बात की जा रही है। 147 मिलियन किलोमीटर का मतलब कि भाई यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी दिख रही है आपको, वो कैसी है? यहाँ पर 147 मिलियन किलोमीटर है, मतलब यहाँ पर दूरी कम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 152 किलोमीटर में है। तो देखा जाए तो ये जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कैसा होता है? विंटर होता है। लेकिन इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में आप चले जाएं, दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं, तो यहां पर हो रहा होता है समर सीजन। तो देखा जाए तो दोनों गोलार्ध पे अलग अलग सीजन्स चलते हैं। लेकिन इस पोजीशन पर देखा जाए तो इस पोजीशन को कहा जाता है पेरीहीलियन, मतलब एक जगह ठंड रहेगी, एक जगह गर्मी रहेगी। लेकिन आपका जनवरी में जो सन के पास पोजीशन है उसको हम क्या कह रहे हैं? पेरीहीलियन पोजीशन। हिंदी में उसको कहा जाता है उपसौर। उपसौर मतलब कि जो सबसे कम दूरी वाला जो पोजीशन होता है उसको पेरीहीलियन पी से याद रखेंगे। पास में जब रहता है सन तो वो पेरीहीलियन, और जब दूर चला जाता है तो उसी को कहा जाता है एपीहीलियन। और जुलाई के मंथ में जो सन होता है वो सबसे ज्यादा दूर होता है। तो अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के दिन सन की जो पोजीशन है अर्थ से वो कैसी है? एपीहीलियन है या पेरीहीलियन है? एपीहीलियन है या पेरीहीलियन? जल्दी से बताइए। और एक चीज याद रखिए, जब भी हम क्या करते हैं, अर्थ से सन की दूरी को मेजर करते हैं तो हम किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आपको एग्जाम्स में आएगा तो आप क्या बताएंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई जो होती है वो हमेशा पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी को मापने के लिए किया जाता है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं। तो ये जो है अपसौर है जिसको एपीहीलियन कहेंगे आप, और जो आपका उपसौर है उसी को पेरीहीलियन कहेंगे। तो ये चीज समझने आई। तो केपलर ने हमें ये बता दिया ये कैसी ऑर्बिट में घूमेगा हमेशा, तो एकदम अंडाकार, ओवल शेप या इलिप्टिकल शेप में घूमेगा। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। दूसरा जो लॉ था वो लॉ था इक्वल एरियाज का। तो ये एरियाज का क्या फंडा है इसको भी समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज में समझिए,
अगर कोई ग्रह है जो क्या है, अर्थ से मतलब सूर्य से काफी दूरी पर चल रहा है, तो काफी दूरी जाने पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाता है। मतलब जितना वो सूर्य से दूर है उतना ही क्या होगा, उतना वो धीमे चलने लगेगा, उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जब सूर्य के पास पेरिहीलियन पोजीशन पर कोई भी प्लैनेट होता है, तो पेरिहीलियन का मतलब क्या था, अभी मैंने बताया, उपसौर कहा जाता है। यहां पर देख लीजिए, उपसौर, पेरिहीलियन, अपसौर, एपीहीलियन। तो देखा जाए तो जब पेरिहीलियन की पोजीशन आ रही है, मतलब सन के नियरेस्ट हो जाता है कोई चीज, तो नियरेस्ट होने पर जो प्लैनेट की स्पीड है, स्पीड कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। यहां पर प्लैनेट तेजी से मूव करेगा, और यहां पर प्लैनेट कैसा हो जाएगा, स्लो मूव करेगा। स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसकी गति धीमी हो जाएगी। लेकिन यहां पर गति कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कब, पेरिहीलियन उपसौर में। और जब अपसौर की कंडीशन आएगी तो ये तेज चलने लगेगा। कैसा चलेगा, तेजी से चलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, तो इसी पर जो है कैप्लर्स ने अपना क्या दे दिया, सेकेंड लॉ दे दिया, दूसरा नियम दे दिया। अब ये दूसरा नियम क्या था, तो इसको ध्यान से देखिए। दूसरे नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे कि पेरिहीलियन पर क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाती है। तो मान लिया जाए प्लैनेट अगर यहां पे था तो 10 दिन बाद यहां पहुंच गया, लेकिन अगर यहां पर बात करेंगे तो स्लो रहता है। तो अगर ये पहली पोजीशन पर यहां था तो 10 दिन बाद ये बहुत आगे नहीं पहुंचेगा, कम ही दूरी तय करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस जगह से, तो यहां से आपको एक त्रिकोण बनाया जा सकता है इस तरीके का, और यहां से भी एक त्रिकोण बनाया जा सकता है। मान लिया जाए ये 10 दिन का हम ट्रायंगल बना रहे हैं कि 10 दिन में सन यहां मतलब प्लैनेट्स इतना मूव किया, प्लैनेट्स इतना ज्यादा मूव किया। तो ये जो लॉ दिया कैप्लर ने बोला कि कोई भी स्थिति पर आप निकाल लीजिए, सेम टाइम में अगर आप 10 दिन में यहां की दूरी देख रहे हैं और यहां की दूरी देख रहे हैं, तो दूरी ये वाली ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर आप सन से यहां पर एक ट्रायंगल बनाने की बात करेंगे, तो ये ट्रायंगल 1 का एरिया ट्रायंगल 2 के एरिया के बराबर होगा। मतलब ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्रायंगल 2। इसका मतलब है कि आपका पहले त्रिकोण का एरिया हमेशा किसके बराबर होगा, दूसरे त्रिकोण का। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमेशा इक्वल एरिया शो करेंगे। ये किसका कहना है, कैप्लर का कहना है कि भाई प्लैनेट जब दूर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा, जब पास में होगा तो तेजी से चलेगा। लेकिन उसके द्वारा जो एक ट्रायंगल बनाया गया है सन से मिलाकर, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल एरियाज होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज, या फिर कई जगहों पे आपको मिलेगा लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। तो अगर ये दोनों ही वर्ड मिले आपको, तो यहां पर आप भूलिएगा मत, एपीहीलियन पोजीशन में प्लैनेट स्लो हो जाते हैं, जितना दूरी तय होगी उतना ही स्लो होगा, जितना पास होगा उतना तेजी से होगा, लेकिन एरिया हमेशा बराबर तय करेगा सूर्य से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको किसने बता दिया, कैप्लर्स ने बता दिया कि प्लैनेट्स मूव डिस्टेंस x एंड डिस्टेंस y इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, एरिया x इक्वल्स एरिया y। यहां पर एरिया x हमेशा एरिया y के होगा। प्लैनेट्स मूव फास्टेस्ट व्हेन नियरेस्ट द सन। प्लैनेट जो होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं जब पास में होते हैं, जब दूर होते हैं तो स्लो होते हैं। तो इस बेसिस पर हमेशा एरिया एक जैसा ही रहेगा, ये याद रखिएगा। यही दिया गया है न्यूटन्स के कैप्लर्स के सेकेंड लॉ में। तो पहला नियम समझ में आ गया, ऑर्बिट्स का है, कक्षाओं का नियम है। दूसरा है आपका समान क्षेत्रफल का, तो ये भी समझने आ गया होगा आपको। तीसरा बढ़ते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स की बात करें, तो देखिए यहां पर यही दिया हुआ है, ये एरिया निकाल लें या इस एरिया को निकाल लें, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये प्रूव्ड है। आपको इसका प्रूफ करने नहीं आएगा कि आप ये ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 से जो है प्रूफ करिए, लेकिन बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो आप लोगों को इसको प्रूफ करने, तो फिजिक्स की बुक उठा लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा इसका, तो उसको प्रूफ भी कर लीजिएगा। लेकिन हमारे पीसीएस में कभी प्रूफ आया नहीं है करने, तो डेरिवेशन इसका हमको नहीं याद रखना है, बस कैप्लर का लॉ याद रखना है कि कैप्लर साहब क्या बोलकर चले गए, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोलकर चले गए, किसमें, सेकेंड लॉ में। तो इसको मत भूलिएगा आप लोग। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड लॉ पे। अब थर्ड लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब कि इसकी अवधि की बात कर दी गई कि इसको कितनी अवधि लग रही है।
मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी प्लैनेट का आपको टाइम निकालना है, ये टाइम कितना तय करेगा, तो उसके लिए जो है आपको इलिप्स समझने आना चाहिए। इलिप्स में क्या होती है, एक एक्सिस होती है जिसको मेजर एक्सिस कहा जाता है, एक होती है माइनर एक्सिस। पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, तो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है, एक ये बड़ी अक्ष होती है, एक छोटी होती है, इसको माइनर एक्सिस कहा जाता है। ये मेजर एक्सिस है, दिस इज मेजर एक्सिस, और ये है आपकी माइनर एक्सिस। तो केपलर्स के थर्ड लॉ ने क्या निकालने के लिए बताया, टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं आप, किसी भी ग्रह का आपको समय काल या अवधि पता करनी है तो कुछ नहीं है, ये हमेशा इसी इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। पहले लॉ ने तो ये कह दिया। दूसरे लॉ ने आपको बता दिया कि भाई वो एरिया हमेशा कैसा होगा, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, वो हमेशा दूरी भी बराबर तय करेगा। तो आपके पास कक्ष भी है, ऑर्बिट भी है, आपके पास एरिया भी पता है, तो आप टाइम भी तो निकाल सकते हैं। तो टाइम निकाल दिया थर्ड लॉ ने। थर्ड लॉ का कहना था कि भाई मान लिया जाए यहाँ सूर्य है, मान लिया जाए यहाँ सूर्य है, तो सूर्य की जो ये वाली कक्षा है इसी को आप मेजर एक्सिस कह देते हैं। इसके अलावा ये जो है ऑपोजिट, इसको माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ सूर्य है, यहाँ पर आपका ग्रह है, तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको बस कहीं पर भी ग्रह हो, जैसे यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया गया कि भाई ग्रह यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, ये इस तरीके से मूव करेगा। तो उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव किया, इससे बताया कि भाई जो आपकी मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस का आधा कर दीजिए, जिसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो है आपका, इसी को कहा जाता है सेमी मेजर या अर्ध, जो है आपकी जो ये एक्सिस होती है, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है। इसको किससे शो किया जाता है, ए से। ये डिस्टेंस आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका टाइम पीरियड। तो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड का स्क्वायर करना है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है किसके, ए क्यूब के। मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के क्यूब का। तो ये इससे आपको कोई भी ग्रह का टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो यहां पर आप ये मत लगना कि यहां पर आप जो है ये जो डिस्टेंस है ये निकालने बैठ गए कि भाई ये 75 मिलियन किलोमीटर है। अब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 लाख के आप 75 के आगे जीरो ही लगाते जा रहे हैं, फिर उसका क्यूब कर रहे हैं, फिर क्यूब करने के बाद उसका रूट निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं आती हैं, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भाई थर्ड लॉ क्या बताता है। तो थर्ड लॉ ने हमको बता दिया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब उसकी समय अवधि, समय अवधि निकालना है, बस इतना याद रखिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। ए का मतलब सेमी मेजर एक्सिस है। आपको न्यूमेरिकल इस पे नहीं आते हैं, ना आए हैं, अगर किसी को लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं, लेकिन ये नहीं आते हैं आपको। तो बस आपको क्या याद रखना है, लॉ ऑफ पीरियड। तो पहला याद हो गया क्या, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था पहला, कक्षाओं की बात की थी हमने। फिर दूसरा क्या था, एरिया था, एरिया मतलब क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल भी पता चल गया। तीसरा हमको पीरियड पता चल गया, मतलब अवधि के बारे में भी हमने बात कर ली। तो यही तो 3 लॉ दिए किसने, केपलर्स ने, और इस पर बात खत्म हो गई। और इन्हीं लॉ को बाद में 1687 में जब न्यूटन ने अपना लॉ दिया तो इन लॉ को तो यूज किया ही, और उसके बेसिस पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना। तो ये 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बेसिक थे इसलिए मैंने आज डिस्कस किए। तो होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो कुछ इनके जो है एमसीक्यू देखते हैं, मुझे लगता है कि सारे एमसीक्यू आपको बनेंगे, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, द केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रों का कानून, पीरियड्स का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इनमें से कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से बता रहे होंगे। इसके बाद देखिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट आर इन ओवल इन शेप, और केपलर का पहला नियम कहता है कि ग्रहों की कक्षा अंडाकार आकार की होती है या फिर किस आकार की होती है, एलिप्स होती है, परफेक्ट सर्कल होती है, स्क्वायर्स होती है, ट्रायंगल होती है, अंडाकार होती है, घेरा होती है, वर्ग होती है या त्रिकोण होती है। तो ये भी मैंने आपको बार बार बताया है, तो याद हो ही गया होगा ये भी। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एक खगोलीय इकाई AU किसके बीच की औसत दूरी है, सूर्य और नेपट्यून की, सूर्य और पृथ्वी की, सूर्य और मून की, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की, सूर्य और बुध की। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आज ये डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद है, केपलर सेकंड लॉ इज नोन एज,
केपलर का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रों का कानून, काल का नियम, या लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद द फार्दर अवे अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन डैश इट टेक्स टू ऑर्बिट द सन वंस। एक ग्रह सूर्य से जितना दूर है ये इसे एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ले जाता है। तो जितना ज्यादा दूर होगा प्लैनेट सन से उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा लॉन्गर टाइम पीरियड द ऑर्बिट द सन वंस। मतलब एक ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसे एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितना जो है वंस, मतलब उसको टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, शॉर्टर लगेगा, दोनों हो सकता है, कम और ज्यादा, या नन ऑफ द अबव, लंबे समय तक, छोटे, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे देंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉर्मूला फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का जो थर्ड लॉ है इसको चेंज करके तृतीय नियम की बात कर रहे हैं। तृतीय नियम, इसको यहां पर ही देख लीजिए। तो जो आपका केपलर का तृतीय नियम है उसके हिसाब से P क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, P क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, या P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। इनमें से आंसर्स आपको देने हैं, तो जल्दी से इसका आंसर भी दीजिए। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट है सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जो है इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।